सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। राजा जयपाल सानी ने नंदोना किले में महसूर होने के बाद किले की तरफ जो रास्ते जाते थे वो सारे मसदूद कर दिए थे। इन रास्तों के अंदर जगह जगह तीरंदाज बिठाने के साथ साथ उसने हाथी खड़े कर दिए थे ताकि मुसलमानों का कोई भी दस्ता, सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर का कोई भी हिस्सा इन दर्रों और रास्तों से होता हुआ किला नंदूना ना पहुंच सके। सुल्तान महमूद गजनवी भी आंधी और तूफान की तरह यलगार करता हुआ किला नंदूना पहुंच गया था। उसके मुखबर उसे इत्तला दे चुके थे कि राजा जयपाल सानी और उसके सारे हमायतियों और हवारियों ने नंदूना किले में महसूर होने के बाद किले की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद और मसदूद कर दिए हैं। इस मौका पर सुल्तान महमूद गजनवी ने सबसे पहले नंदूना नाम के इस किले का जायज़ा लिया और कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर जो दर्रे या छोटे बड़े रास्ते इस किले की तरफ जाते थे उन सब को भी देखा। आखिर सारे रास्तों और किले का जायज़ा लेने के बाद सुल्तान ने वहां अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। इसके बाद सुल्तान ने अपनी कार्रवाइयों की इब्तदा की। सुल्तान जानता था कि अगर उसने इन्हीं दर्रों और रास्तों में से अपने लश्करियों को किला नंदूना की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो उसके लश्कर का नुकसान होगा। लिहाजा सुल्तान ने यह चाल चली कि किले का मुहासरा कर लिया जाए और मुहासरा ऐसी सख्ती और शिद्दत के साथ किया जाए कि दुश्मन को किले से बाहर आने पर मजबूर कर दिया जाए। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर के मुख्तलिफ दस्ते मुकर्रर किए और ये लड़ाका दस्ते रात की तारीकी में पहाड़ों पर चढ़ जाते और दुश्मन को बेपनाह नुकसान पहुंचाकर वापस आ जाते। ये काम सुल्तान महमूद गजनवी ने अब रोज़ाना करना शुरू कर दिया था। उसके लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ सलारों की कमानदारी में ज़िंदगी और मौत का खेल खेलते हुए अचानक कोहिस्तानी सिलसिलों पर चढ़ते और दुश्मन के मुहाफ़िज़ों को बेपनाह नुकसान पहुंचाकर अपने पड़ाव में लौट आते। इसी दौरान जयपाल सानी और उसके साथी राजाओं की खुशकिस्मती कि उन्हें रसद और कुम्भ की सूरत में मदद मिल गई। इस तरह उनके पास फिर से एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर तैयार हो गया और ज़रूरत का सामान भी वाफर मिकदार में पहुंच गया। मौरखीन लिखते हैं कि राजा भीमपाल यानी जयपाल सानी को दरिया झेलम के ज़रिए मज़ीद कुमक मिल गई। ये कुमक मिलने के बाद राजा जयपाल सानी का दिमाग एक बार फिर ख़राब हो गया। चुनांचे वो नंदूना नाम के किले से निकला और बाहर खुले मैदानों में आया और सुल्तान महमूद से टकराने और उस पर ज़रब लगाने का तहैया कर लिया। चुनांचे एक बार फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। अपने लश्कर की तादाद बढ़ने और रसद और बेपनाह कुव्वत मिलने के बायस राजा जयपाल सानी का दिमाग किसी हद तक आसमान की बुलंदियों को छूने लगा था। इस पर जुनून सवार हो गया था। लिहाजा इसी जुनूनियत को सामने रखते हुए वो किले से निकलकर खुले मैदानों में आया था। सफ़ें दुरुस्त की। इसके बाद अपने लश्कर को उसने दर्द की गहरी कसक लिए बहती तूफ़ान बदोश मौजों और जीस्ट के करीने बिगाड़ती जज्बों की हौलनाक शिद्दत की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर दलदलों की झाओं से उठते तबाकुन सैलाब, मुबतलाए रंजो गम करते पुरगैज़ व पुरगम और बदमस्त कहरमानों की खुदसरी के सेले बेकरां की तरह हमला आवर हो गया था। सुल्तान ने भी फ़ौरन अपने काम की इब्तदा की। पहले उसने अपने सारे सलारों और लश्करियों के साथ करब के सहराओं से उठती स्याह आंधियों, सुरख कोहिस्तानी से नज़ूल करती खूनी बरको बारां की तरह तकबीरें बुलंद की। इसके बाद सुल्तान अपने वस्ती हिस्सा के साथ करब के दश्त से उठते बेचैन शरारों के खरूश, जिस्मों की फसीलों को शिकस्ता करती करब की हौलनाक ज़ालाबारी और समंदर के उबलते सीना से उठते तबाही के दहकते तूफ़ानों की तरह हमला आवर हुआ था। सुल्तान के साथ ही साथ दायां पहलू भी हरकत में आया और सुल्तान के लश्कर का वो पहलू भी दुश्मन पर सदाकतों के जिंदा निशान छोड़ते मौत की हौलनाक अजाबों, बेचहरगी के अलमिए देती फ़ज़ा के गहरे लम्हों की यूरश, शिकस्ता कबाड़ों पर दस्तक देती बरहम मिजाज आंधियों की तरह हमला आवर हुआ था। और साथ ही साथ बाएं पहलू ने भी बरहम मिजाज आंधियों, ज़िंदगी के दश्त में रेजा रेजा करती सरसराती हवाओं, वक्त की घात से निकलती खोलती अजियतों की कोहराम और इनकलाबी आंगों की गूंजों की तरह हमला आवर होना शुरू कर दिया था। इस तरह दोनों लश्कर एक बार फिर नंदूना किले के नवाह में एक दूसरे पर चढ़ दौड़े थे। दोनों तरफ के लश्करी दिफा का आखिरी बंद तोड़कर खूनी रकाबत की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। जंग की भट्टी जिस वक्त अपने अरूज पर आ गई थी और मैदान जंग के अंदर 400 हमलों का एक तूफ़ान उठा हुआ था। ऐसे में मुसलमान लश्करियों के कानों में अपने सुल्तान महमूद गजनवी की आवाज़ पड़ी। वो अपने लश्करियों को मुखातिब करते हुए जंग के दौरान कह रहा था, वाहदानियत के परिस्तारो, रब्बे कादरों को दूस के इबादत गुजारो, कुन के पासबानों, अबू बकर की रास्तगोयो सच्चाई, उमर की सादगी, उस्मान की हयाओ गमगसारी, अली की जुरतमंदी और शुजाअत के वारसों, काफ़िला रफ्तगान के वारसों, बदरो हुनैन, यरमूक व ओहद से रबत रखने वालों, तुम मुस्लिम कौम का मुतहर्रिक खून, मिल्लत की फतहमंदियों का सुहाग हो। आओ हिम्मत अरजमंद की शनशीन पर खड़े होकर नारा मारो कि मौत के क्रोध को अपने सामने ज़ेर करें।
बख्ते बुलंद के रखवालो, तकबीरें बुलंद करो कि बहर के कतरे कतरे में हर शय के अंदर एक नया अनोखा इनकलाब बर्पा कर दें। सुनो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे फर्जंदों, कायनात की हर शय ने ख़त्म हो जाना है। लाफना सिर्फ मेरे मोहतरम रब की ज़ात ही है। नारा मारो कि ज़माने की धूल में वक़्त की बागराज खींच कर महकती खुशबू से अपनी कामयाबी को यकीनी करें। तूफ़ानों से लड़ने वालों, बर्क़ से खेल जाने वालों, मेरे साथ नारा मारो कि इबलीस की खूनखार उमंगों को लात मारकर फ़ख्र सरफराजी की अपनी कामरानी पर अपनी मोहरें लगाएं। रसूल अरबी की शराफत व निजाबत के वारसों, इमाम अनाम हबीब खुदा के पैरोकारों, नारा मारो कि कोहिस्तानी पत्थरों से ज़्यादा संगीन बनकर शफक की तरह निखरती मौजों और इरफान नसीबी जैसी अपनी फौजबंदी को आखिरी शक्ल दें। सुल्तान महमूद गजनवी की इस तकरीर के अल्फाज ने उसके लश्करियों और सलारों के जज्बात और एहसासात में एक आग भड़का कर रख दी थी। और जब सुल्तान ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो कुछ लश्करी पूरी तरह चीखें बुलंद करते, ज़ोर ज़ोर से तकबीरें बुलंद करते हुए अपने रद्द अमल का इजहार करने लगे थे। इसके बाद अपने अपने सलार की सरकर्दगी में सुल्तान महमूद गजनवी के लश्करी अंधेरों की तनाबें काटते बघोलों, आतिश फिशानी तूफ़ानों और ज़मीन की सारी सिमतों को खंगाल देने वाले मौत के गहरे समंदर की तरह अपने मद्दे मुकाबिल पर ज़रबें लगाने लगे थे। गो इस जंग में लाहौर के राजा जयपाल सानी ने काफ़ी हाथियों को इस्तेमाल किया। इसके बावजूद मुसलमान लश्करी उस पर गालिब आते दिखाई दिए। मुसलमान लश्करियों ने अपने सुल्तान के हुक्म पर कई हाथियों को बेकार कर दिया था और वो अपने लश्करियों के नुकसान का बाइस बनने लगे थे। इसके बाद जब राजा जयपाल सानी ने देखा कि सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में उसके लश्कर की हालत गुनाह रसवाई की आवाज़ों, हफ्सो हिरस की तूफ़ानों के अजाब, हौलनाकियों बदकारी की इब्तलाओं, तपते सिसकते तड़पते सायों, जर्द पत्तों की अनकही कहानियों और सकाफ़त की पस्ती और तमद्दन की गुमराही सी होना शुरू हो गई है, तब उसने शिकस्त कबूल की और भागकर किले में महसूर हो गया। सुल्तान इसके सलारों और लश्करियों पर अब एक तरह से जुनून तारी हो गया था। चुनांचे वो आगे बढ़े, किले का उन्होंने मुहासरा कर लिया। किले पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए किले की एक दीवार को गिरा मारा और किले में दाखिल हो गए। इस सूरत हाल को मौरखीन अपने अल्फाज में कुछ इस तरह बयान करते हैं। जयपाल सानी ने अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अकब यानी गहराई में लश्कर का एक हिस्सा रखा हुआ था। दोनों बाजुओं पर कई कई जंगी हाथी माल लड़ाका दस्तों के मौजूद थे। भीमपाल या जयपाल सानी ने महमूद के लश्कर पर सामने से हमला कर दिया, लेकिन उसे नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा। फिर दुश्मन के जंगी हाथियों ने बाजुओं से निकलकर ज़बरदस्त हमला कर दिया। इसी इसना में मुसलमानों के सलार निकलकर दुश्मन की सफ़ों में घुस गए और दुश्मन को नुकसान पहुँचाया। सुल्तान महमूद गजनवी की तीरंदाजी ने हाथियों पर तीरों की बारिश कर दी। तीर हाथियों की आंखों और सूंडों में पेवस्त हो गए और वो बिलबिलाकर अपने लश्कर के अफराद को रोंदते हुए वापस भागे। इस दौरान सुल्तान महमूद गजनवी ने अकब के चंद लड़ाका दस्तों से जवाबी हमला कर दिया। राजा जयपाल सानी इस हमले की ताब न ला सका। उसके बेशुमार लश्करी मारे गए और बाकी भागकर किले में महसूर हो गए। सुल्तान महमूद गजनवी और उसके सलारों ने हल्की मंजनीकों के जरिए किला के अंदर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। किले की दीवार के तले सुरंगें खोदी जाने लगी। इसी दौरान महसूर लश्कर पर तीरंदाजों की तरफ से तीरों की मुसलसल बौछार की गई। महसूर लश्कर ने भारी नुकसान उठाते हुए और सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर की जारहाना कार्रवाई से बददिल होकर हथियार फेंकना शुरू कर दिए। यह सूरत हाल देखते हुए राजा जयपाल अपने साथियों, अपने हवारियों के साथ अपनी जान बचाकर किला नंदूना से निकलकर कश्मीर के शहर बम्बर की तरफ भागा। राजा जयपाल की शिकस्त और उसके पड़ाव और उसके असासों पर कब्जा करने के बाद सुल्तान के पास माली गनीमत की सूरत में काफ़ी कुछ जमा हो गया। बहुत से जंगी हाथी भी उसे मिले। किला नंदूना के अंदर एक कदीम पुराना बुत था। इस बुत पर कुंदा तारीख के मुताबिक तो बुत 40,000 बरस पुराना था। सुल्तान महमूद गजनवी ने बकौल मौरखीन इस बुत को तोड़ दिया। राजा जयपाल सानी के किला नंदूना से निकलकर कश्मीर की तरफ भागा था और पहले उसका रुख बम्बर की तरफ था। चुनांचे उससे निमटने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी भी दरिया झेलम के किनारे किनारे मीरपुर के रास्ते बम्बर की तरफ बढ़ा। इसी दौरान सुल्तान महमूद गजनवी के कुछ दस्तों का सामना कश्मीर के राजा सिंगराम के सिपा सलार तिंगा से हो गया। इन दिनों सर्दी अपने ज़ोरों पर थी, लिहाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल सानी के तवाक़ुब में मज़ीद आगे जाना पसंद न किया। ताहम मौरखीन ये ज़रूर लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के इस मुकदमतुल जैश ने जिसका सामना कश्मीर के राजा सिंगराम के सिपा सलार तिंगा के साथ हुआ था, तिंगा के दस्तों को जंगी चाल से घेरे में ले लिया। तिंगा सिर्फ चंद अफराद के साथ भागने में कामयाब हुआ। कश्मीर में इससे पहले नंदूना के किले के नवाह में महमूद की फतूहात की इतला आग की तरह फैलने लगी। मुकामी हुक्मरानों और कई छोटे राजाओं ने इताअत कबूल करके सुलह कर ली। कई लोगों ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया। सुल्तान महमूद ने चंद उलमा वहाँ छोड़े और मसाजिद तामीर करवाने के अहकामात दे दिए। यूँ किला नंदूना को फतह करके राजा जयपाल सानी को उसकी बगावत, उसकी सरकशी का सबक सिखाने के बाद
सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर और हाथ लगने वाली हर चीज़ को समेटता हुआ वापस गजनी की तरफ चला गया था। पिछले पहर घुड़दौड़ से फारिग होने के बाद राजकुमारी कौशल देवी रंगमहल के कसर में अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुई थी कि उसके पीछे ही पीछे सुरंदी और चंदवार दोनों ख्वाबगाह के दरवाजे पर नमूदार हुए। अपनी मसहरी पर बैठने के बाद कौशल देवी जो ही मुड़ी, उसकी निगाह दरवाजे पर पड़ी। एक साथ चंदवार और सुरंदी को अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर देखते हुए वो किसी कदर चौंकी, बैठते बैठते रुक गई और इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम दोनों का यूं एक साथ आना, यूं उदासी और अफसरदगी के आलम में मेरी ख्वाबगाह के दरवाजे पर आन खड़े होना किसी वजह और इल्लत के बगैर नहीं है। अंदर आओ, मेरे सामने बैठो, फिर मुझे बताओ क्या मामला है। इस पर सुरंदी और चंदवार दोनों ख्वाबगाह में दाखिल हुए। जिन नशिस्तों की तरफ कौशल देवी ने इशारा किया था, जब वो दोनों वहां बैठ गए तब राजकुमारी कौशल देवी ने इन दोनों की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहने लगी, अब बताओ क्या मामला है। कौशल देवी के इस सवाल पर सुरंदी जवाब तलब से अंदाज में चंदवार की तरफ देखने लगी थी। यहाँ तक कि चंदवार बोला और कहने लगा, राजकुमारी, हम आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। चंदवार के इन अल्फाज पर कौशल देवी चौंकी थी, कुछ कहना ही चाहती थी कि चंदवार फिर बोल उठा, हमारे लश्कर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लश्करी शहर में दाखिल हुए हैं। वो हमारे शिकस्त खोरदा लश्कर का एक हिस्सा हैं। उनका कहना था कि मुसलमानों के सुल्तान के साथ 2 जंगें हुई, एक मारगला की कोहिस्तानी सिलसिला के पास और दूसरी दरजेहलम के करीब नंदूना किले के नवाह में लड़ी गई। इन दोनों लड़ाइयों में हमारे लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई, जिसके नतीजा में राजा जयपाल दरजेहलम के किनारे किनारे शिमाल की तरफ बढ़ते हुए कश्मीर की तरफ चला गया है। यहाँ तक कहने के बाद चंदवार जब रुका तब राजकुमारी कौशल देवी कुछ देर तक खामोश रहकर गहरी सोचों में डूबी रही, जबकि उसके सामने चंदवार और सुरंदी चुपचाप बैठे रहे। फिर कौशल देवी बोली और कहने लगी, इसमें गलती हमारी है। जब हम में इतनी सकत, इतनी शक्ति नहीं, तो फिर हम मुसलमानों के सुल्तान का मुकाबला करने की क्यों ठान लेते हैं। हमारा भाई अच्छा भला खैर आफियत और अपने सुकून के साथ सुल्तान महमूद गजनवी के साथ किए हुए वादों को निभा रहा था। जो खराज की रकम मुकर्रर थी वो अदा की जाती थी। राज में बिल्कुल अमन और सुकून था। लेकिन इस जयपाल ने नई रस्म की इब्तदा कर दी है। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही धर्मदन रखने वाला समझने लगा है और फिर इसे कुछ अपनी जुर्रतमंदी, अपनी शुजाअत और दलेरी पर भी ज़्यादा ही एतमाद और भरोसा है। इसी बिना पर तख्तनशीन होते ही उसने खराज देने से इनकार कर दिया और सुल्तान की फरमाबरदारी से निकल गया। ये खबर सुनकर मुसलमानों के सुल्तान ने हिंदुस्तान में दाखिल तो होना ही था और उसके नतीजे में हमें शिकस्त ही होनी थी, इसलिए कि महमूद गजनवी के साथ अब तक जो हमारी जंगें हुई हैं उनमें से किसी एक में भी हमें कामयाबी मिलना तो बहुत दूर की बात, कामयाबी की उम्मीद तक दिखाई नहीं दी। दम लेने के लिए कौशल देवी रुकी, फिर दोबारा सुरंदी और चंदवार को मुखातिब करते हुए वो कह रही थी, जो शिकस्त खुर्दा लश्करी शहर में दाखिल हुए हैं, चंदवार, क्या उनमें से किसी से तुम्हारी मुलाकात हुई है। इस पर चंदवार कहने लगा, मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था। पूरी गुफ्तगू और पूरी तफसील उनसे जानने के बाद ही आपकी तरफ आया हूँ। इस पर चंद लम्हों तक गहरी सोचों में डूबे रहने के बाद कौशल देवी फिर बोल उठी, जयपाल ने जो इनफरादी मुकाबले के लिए बठिंडा के महानंदन का इंतखाब कर रखा था उसका क्या बना, और क्या वो इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा। अगर उतरा तो फिर उसका क्या हुआ। मेरे लिए ये सबसे अहम और ज़रूरी खबर है, इसलिए कि महानंदन ने इनफरादी मुकाबले के लिए उतरते हुए अब्दुल्ला करातगीन को ही इनफरादी मुकाबले की दावत देना थी। अब्दुल्ला करातगीन अब मेरी बहन काशी कुमारी का शौहर है। इस बिना पर उससे मेरा एक राब्ता, एक ताल्लुक़ और वास्ता है और मैं किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करूँगी कि उसे कोई नुकसान पहुँचे और मेरी बहन काशी कुमारी बेवा और विधवा हो जाए। कौशल देवी के खामोश होने पर पहले संजीदगी में चंदवार कहने लगा, मैं इस मुकाबला की भी तफसील जानकर आया हूँ। हमारे लश्कर के साथ मुसलमानों के सुल्तान का पहला टकराव मारगला से मुतसिल खुले मैदानों में हुआ और वहीं ये इनफरादी मुकाबला भी हुआ। कहने वालों का कहना है कि महानंदन इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा और अब्दुल्ला करातगीन को ही उसने मुकाबला की दावत दी। चुनांचे अब्दुल्ला करातगीन उतरा, दोनों की तेगजनी का मुकाबला हुआ और हमारे जो आदमी भाग कर आए हैं उनका कहना है कि महानंदन ने जब देखा कि तेगजानी के मुकाबले में वो अब्दुल्ला करातगीन को अपने सामने ज़ेर नहीं कर सकता और ये कि अब्दुल्ला करातगीन उस पर गालिब आता दिखाई दे रहा है, तब उसने अपने घोड़े को पीछे हटाया, अपना हरबा, अपना फ़रेब इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन अब्दुल्ला करातगीन इसके फ़रेब में नहीं आया। जो ही उसने अपनी तलवार दाएं हाथ से बाएं हाथ में मुंतकिल की और दाएं हाथ से घोड़े की जीन के साथ बंधा हुआ लोहे का निज़ा संभालना चाहा, उसी वक्त आंधी और तूफ़ान की तरह अब्दुल्ला करातगीन हरकत में आया, तलवार बुलंद करके गिराई और महानंदन का उसने बायां शाना काट कर रख दिया था। चूँकि महानंदन इस वक्त अपनी तलवार और ढाल दोनों बाएं हाथ में लिए हुए था, लिहाजा दोनों चीज़ें उसके हाथ से छूट कर गिर गईं। फिर वह खुद भी अपने घोड़े से नीचे जा गिरा। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन अपने घोड़े से उतरा और महानंदन की उसने गर्दन काट कर रख दी। राजकुमारी कौशल देवी के खूबसूरत और सुर्ख होंठों पर तबस्सुम नमूदार हुआ था। कहने लगी,
एक अब्दुल्ला करातगीन को तो हम ज़ेर नहीं कर सकते और चले हैं सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करने। इससे पहले मेरे दादा की 2 जंगें सुल्तान महमूद गजनवी के बाप से हुईं, शिकस्त हमारा मुकद्दर हुई। फिर दादा ये समझकर महमूद के खिलाफ हरकत में आया कि महमूद नया हुक्मरान बना है, जंग का वसी तजर्बा नहीं रखता होगा, लिहाजा उस पर गालिब आया जा सकता है। लेकिन दादा को महमूद के हाथों फिर एक बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद हमारे भाई को लगातार मुसलमानों के हाथों शिकस्तों का सामना करना पड़ा। लेकिन इससे जयपाल ने कोई सबक नहीं सीखा। जो ही हमारे भाई आनंदपाल ने आंखें बंद की, उसने सुल्तान की नाफरमानी इख्तियार कर ली, खराज देना बंद कर दिया। जब वो खराज देना बंद करेगा तो फिर सुल्तान तो उस पर चढ़ दौड़ेगा और फिर ऐसे ही हुआ। अब जबकि शिकस्त हो गई है तो मेरे ख्याल में जयपाल कश्मीर के इलाकों में दरबदरी का शिकार हो चुका है और शिकस्त खाने पर मजबूर है। कौशल देवी जब खामोश हुई तब चंदवार फिर बोला और कहने लगा, हमारे जो लश्करी शिकस्त खुर्दा होकर भागकर वापस आए हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों के सुल्तान में कुछ ऐसी खूबियां हैं कि जिनकी बिना पर उसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। पहली बात वो ये कह रहे थे कि सुल्तान महमूद गजनवी के हमले इस तेज़ तुंद आंधी की तरह होते हैं जो बड़ी तेज़ी से गर्दो गुबार का झंकार उड़ाती, दरख्तों को गिराती और शिकस्तों व खस्ता दीवारों की शिकस्तों रेख्त करती आती है और गुजर जाती है और अपने पीछे तकरीब बर्बादी के चंद नकूश के सिवा और कोई भी चीज़ ये बतौर यादगार नहीं छोड़ती। इसकी दूसरी सिफ्त हमारे शिकस्त खोरदा लश्करी ये बता रहे थे कि मुसलमानों का सुल्तान इल्म फ़न और शेर और आर्ट का भी बड़ा सरपरस्त और मुरब्बी है। उसके दरबार में अब्बासी खलीफा मामून के दरबार का शुबा होता है। वो हिंदुस्तान से जो बेशकीमत जवाहरात, पत्थर और दूसरी किस्म का साजो सामान लेकर जाता है, उससे उसने गजनी शहर को दुरुस्त और शानदार शहर बना दिया है, जिसमें अजायब खाना, यूनिवर्सिटी और कुतुब खाना सब ही कुछ है। इसकी तीसरी सिफ्त ये बता रहे थे कि वो बड़ा नरमखो और वादा की पाबंदी करने वाला है। और उसकी मिसाल वो ये दे रहे थे कि थानीसर को फतह करने के बाद जब दिल्ली के राजा ने सुल्तान महमूद गजनवी पर ज़रब लगाने के लिए हिंदुस्तान के सारे राजाओं से इत्तफाक करना शुरू किया और उनको सुल्तान के खिलाफ खतूत लिखी। चुनांचे जब वो दिल्ली पर हमला आवर होने के लिए निकलना चाहता था तो उसके अरकान दौलत ने कहा कि दिल्ली उस वक़्त ही फतह हो सकता है जब तमाम सूबा पंजाब पर इस्लामी कब्ज़ा हो जाएगा और आनंदपाल की तरफ से कोई खदशा और ख़तरा बाकी न रहे। लेकिन इस वक्त चूँकि आपकी भाई आनंदपाल के साथ मुसलमानों के सुल्तान का माहिदा था और उसने अब तक माहिदा के खिलाफ कोई बात न की थी, इसलिए मुसलमानों के सुल्तान ने दिल्ली को फतह करने की गरज से आनंदपाल पर हमला करना मुनासिब न समझा और तस्खीर दिल्ली का इरादा ही तर्क कर दिया। हमारे लश्करियों ने मुसलमानों के सुल्तान की चौथी सिफ्त ये बताई है कि मुसलमानों के सुल्तान में चौथी खूबी बड़ी अहम और नुमाया है। हमारे लश्करियों का कहना है कि मुसलमानों का सुल्तान शदीद जंग के दौरान या इसके शुरू होने से पहले बारगाह इज़्ज़ी में सजदारेज़ हो जाता है और अपनी फ़तह के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगता है। उसके इसी जज्बा एहतराम दीन और अहले दीन का असर है कि वो जिस क़ुव्वत से भी टकराता है फ़तह और कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। हमारे लश्करी उसकी पाँचवीं सिफ्त ये बता रहे थे कि वो अपने मज़हब और अपने रसूल के रास्ते और शरीयत की बड़ी सख्ती से पाबंदी करने वाला है। यही वजह है कि वो करामतों और वैलमियों दोनों का बदतरीन दुश्मन है। इन करामतियों और वैलमियों ने चूँकि मुसलमानों के मज़हब के अंदर अपनी तरफ से काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, लिहाजा उनकी इन हरकत को नापसंद करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी उनका बदतरीन दुश्मन हो चुका है। और जहाँ कहीं भी उसे खबर होती है कि हिंदुस्तान में करामती फ़लाँ जगह ज़ोर पकड़ रहे हैं, वो उन पर ज़रब लगाने से दुरेक नहीं करता। उनके बस में हो तो दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी करामता बैठे हुए हैं वो उन पर हमलावर होकर उनका खात्मा कर दे। चंदवार जब खामोश हुआ तब सुरंदी की तरफ देखते हुए कौशल देवी कहने लगी, बहरहाल इसका एक फ़ायदा मुझे भी हुआ। अगर तो जयपाल फतेहमंद होकर वापस लाहौर आता तो वो यकीनन मेरी शादी बठिंडा के राजकुमार गोविंदराज से करने की कोशिश करता, जिसकी बिना पर मुझे गोशा गुमनामी में जाना पड़ता। अब जबकि वो खुद कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है तो मैं समझती हूँ कि मेरे सर पर जो बाला मंडलाने लगी थी वो कुछ अर्सा के लिए टल गई है और इसी दौरान हो सकता है हालात ऐसी करवट लें कि कोई तब्दीली ऐसी रुनमा हो जाए जो कम अज़ कम मेरे हक़ में बेहतर हो। ये अल्फाज अदा करने के बाद कौशल देवी थोड़ी देर तक खामोश रही, गहरी सोचों में डूबी रही। फिर उसने एक गायब निगाह बारी बारी सुरंदी और चंदवार पर डाली, फिर दुख भरे अंदाज में उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, क्या कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि मैं अपनी बहन काशी कुमारी से मिल सकूं? हमारा बाप मर गया, भाई भी मर गया। उनके मरने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा और अकेले महसूस करती हूँ। जयपाल सानी मुझे बठिंडा वालों के हाथ बेचने के दर पे है। कोई ऐसा मामला हो कि मैं काशी से मिल सकूं या काशी चंद दिन के लिए यहाँ मेरे पास आकर रह जाए। इन दिनों उसे यहाँ कोई ख़तरा भी नहीं है, इसलिए कि जयपाल और बड़े बड़े दीगर सलार और उमरा जयपाल के साथ लश्कर में शामिल थी और उनमें से अक्सर तो मारे गए होंगे। जयपाल इन दिनों कश्मीर की तरफ है। अगर इन दिनों मेरी मुलाकात मेरी बहन काशी से हो जाए तो मैं समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ।
कौशल देवी के ये दुख भरे अल्फाज सुनकर सुरंधी और चंदवार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस मौके पर चंदवार बोला और कहने लगा, राजकुमारी, इस सिलसिला में मैं नारायण से मशवरा करना चाहिए। वो आपकी इज्जत, आपका एहतराम एक बहन की तरह करता है। वो ज़रूर कोई न कोई दरमियानी रास्ता बताएगा जिसकी बिना पर आपकी ख्वाहिश का एहतराम हो सकेगा। चंदवार के इन अल्फाज पर कौशल देवी की आंखों में चमक पैदा हुई। फिर कहने लगी, अगर ये मामला है तो तुम उठो, नारायण को मेरे पास बुला कर लाओ। इसके साथ ही चंदवार वहां से उठकर चला गया था। थोड़ी देर बाद लौटा, उसके साथ नारायण भी था। कौशल देवी के कहने पर नारायण राजकुमारी कौशल देवी के सामने जो नशिस्तें थीं उनमें से एक पर बैठ गई। बाकी नशिस्तों पर चंदवार और सुरंदी बैठे हुए थे। गुफ्तगू का आगाज़ नारायण ने किया और कौशल देवी को मुखातिब करके कहने लगा, आपकी हैसियत मेरी बहन की सी है और मैं बहन की ख्वाहिश पूरा करने की हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा। अगर आप अपनी बहन काशी कुमारी से मिलना चाहती हैं तो मैं समझता हूँ आपका वहाँ जाना ख़तरे से खाली नहीं है। पहली बात यह है कि काशी कुमारी मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन की बीवी है और आप अब्दुल्ला करातगीन को कत्ल करने का इरादा किए हुए हैं। इस पर कौशल देवी झट से बोली, नारायण, अब ऐसी बात नहीं है। मैं अपने इस इरादे को तर्क कर चुकी हूँ। अब्दुल्ला करातगीन मेरी बहन काशी कुमारी का शौहर है। इस लिहाज से उसका मेरे साथ एक रिश्ता और ताल्लुक़ है और मैं इस रिश्ता और ताल्लुक़ को कभी पामाल नहीं करूँगी। क्या मैं खुद ये पसंद करूँगी कि मेरी वो बहन जिसे मैं अपनी जान, अपनी आत्मा की तरह अजीज़ और प्यारा समझती हूँ, उसे बेवा और विधवा कर दूँ? अगर मैंने अब्दुल्ला करातगीन को कभी कत्ल करने का इरादा किया था, सौगंध खाई थी, तो ऐसा जज्बाती फ़ैसला था, वक्ती फ़ैसला था जो आप मेरे मन में ख़त्म हो गया। कौशल देवी के ये अल्फाज सुनकर हल्का सा तबस्सुम नारायण के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, राजकुमारी, अगर ये बात है तो फिर ये कोशिश करते हैं कि चंद दिन के लिए काशी कुमारी को यहाँ बुलवा लें। चंद दिन आपके पास रहे, फिर उसे खैर आफियत के साथ गज़नी पहुँचा देंगे। देख मेरी बहन, गज़नी उसकी मंजिल है। उसने अब्दुल्ला करातगीन से शादी कर रखी है, लिहाजा अब तक जो वो गज़नी में क़याम किए हुए है उसका मतलब है कि वो अपने शौहर अब्दुल्ला करातगीन के साथ खुश है। राजकुमारी, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अपने कुछ मुसल्लह साथी गज़नी भिजवाता हूँ। अब्दुल्ला करातगीन के पास वो जाएंगे और काशी कुमारी को लाहौर लाने की कोशिश करेंगे। बस उसके लिए आपको ये तकलीफ़ करना होगी कि इन लोगों को कोई ऐसी निशानी दें जिसे देखकर राजकुमारी ये जान जाए कि वो मुसल्लह जवान वाकई हमारे भेजे हुए हैं और वो उसे आपके पास लाना चाहते हैं। इस पर कौशल देवी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अपनी खाबगाह के एक कोने में गई। चमड़े का छोटा सा संदूक उसने खोला, उसमें से एक थैली निकाली, उसका मुंह खोला और फिर उसे अपनी हथेली पर उल्टा। उसमें जवाहरात जुड़ी 2 इंतहा दर्जा की कीमती अंगूठियाँ थीं। वो अंगूठियाँ कौशल देवी ने नारायण को दिखाते हुए कहा, ये 2 अंगूठियाँ हमारे बाप ने हमारे लिए बनवाई थीं। एक मेरे लिए, एक मेरी बड़ी बहन काशी के लिए। ये बहुत महंगी और नायाब अंगूठियाँ हैं। जिस किसी को भी आप काशी को लाने के लिए भेजें, उसे ये अंगूठियाँ देकर भेजें। ये अंगूठियाँ जब काशी कुमारी को पेश की जाएंगी तो वो आपसे आप समझ जाएगी कि मामला क्या है और कौन उसे बुला रहा है। इसके साथ ही कौशल देवी ने वो दोनों अंगूठियाँ दोबारा छोटी खरजीन में डाल दीं और वो खरजीन और थैली उसने नारायण को थमाते हुए कहा, मेरे भाई, ये मामला जल्द होना चाहिए। मैं चाहती हूँ जयपाल के आने से कबल काशी कुमारी मेरे पास चंद दिन रहकर खैर आफियत के साथ जल्द गज़नी रवाना हो जाए। नारायण, चंदवार और सुरंदी ने इससे इत्तफाक किया था। फिर तीनों राजकुमारी कौशल देवी की खाबगाह से निकल गए थे, जबकि कौशल देवी अपनी मसहरी पर लेटकर अनजाने ख्यालों में खो सी गई थी।